आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से सौरमंडल के तीसरे वीडियो में आ गए हैं और इस तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग सौरमंडल के ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पहले वीडियो में ब्रह्मांड के बारे में बताया था, दूसरे वीडियो में आपको सूर्य के बारे में बताया था, तारे के बारे में बताया था, और आज चर्चा करूंगा ग्रह के बारे में, जिसमें सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, सभी ग्रहों की क्या क्या विशेषता है, सभी ग्रहों से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को आप आज एक ही वीडियो में देखिएगा और बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा। इस कोरोना काल में जो भी समय मिल रहा है और आप उस समय का पूरा प्रयोग कीजिए, क्योंकि अगर इस समय का आप प्रयोग ना कर पाएँ तो बाद में बहुत पछताइएगा। क्योंकि विकल्प बहुत है मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन बस एक ही संकल्प काफ़ी है मंजिल को पाने के लिए। इसलिए अपना एक संकल्प बनाइए और घर में खूब अभी पढ़िए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया था सूर्य और ग्रह का डिफिनेशन भी बताया था। फिर से आज मैं ग्रह का डिफिनेशन बता देता हूँ। ग्रह किसे कहते हैं? तो वैसे खगोलीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश ना हो और वो सूर्य के प्रकाश से चमके या तारे के प्रकाश से चमके और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए, उसे हम लोग ग्रह कहते हैं। मैंने बताया था कि 2006 के पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन 2 अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के बैठक में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर उसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए ग्रह की संख्या कितनी है तो 8 है, जिसमें मैंने ये भी बताया था कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह कहते हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो पहले जाके मेरा फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो देखिए, तब आके ये थर्ड वीडियो देखिए और थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़िए। आप मुझे सिर्फ 4 से 5 महीना दीजिए और फिर देखिए क्या होता है, आप में कितना सुधार होता है जीएस में, ठीक है। वीडियो अगर लंबा हो जाए तो उबिए नहीं, देखकर अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि कुछ अगर अच्छा पाना होता है तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखना होता है, क्योंकि कहा गया है ना कि जल्दी का काम शैतान के, इसलिए हम लोग को शैतान नहीं बनना है, इंसान बनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुध की, मरकरी। तो ये सबसे क्या है कि सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है, सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है, साथ ही साथ ये सबसे छोटा ग्रह भी है। ये एकदम सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह कौन है, तो बुध है। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, ये भी कौन है, बुध है, मरकरी है। ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करती है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति, आप लोग अच्छे से उसको समझ ही गए होंगे, ग्लोब के माध्यम से मैंने बताया था, फिर मैं आज चर्चा करूंगा। तो ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है, 88 दिनों में, यानी सबसे कम दिनों में ये सूर्य की परिक्रमा करती है। यूनानी भाषा में बुध को अपोलो कहा गया है। यूनानी भाषा में बुध को क्या कहा गया है, अपोलो कहा गया है। कहा जाता है कि बुध पर दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा का अंतर होता है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा यहाँ दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा का अंतर होता है। कैसे? तो दिन में यहाँ तापमान 430 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहीं रात में तापमान ये क्या हो जाता है, -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। सोचिए कितना का अंतर होता है। जब 0 डिग्री सेल्सियस पर आप ऊ करे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, आपका -180 डिग्री सेल्सियस है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा जिससे आपको प्रश्न बराबर आते हैं, बुध एवं शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। ये प्रश्न बराबर आते हैं कि कौन से 2 ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध एवं शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह किसे कहते हैं, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या हुआ, चंद्रमा। जब चंद्रमा मैं पढ़ाऊंगा अभी तुरंत, तो उस उपग्रह की और भी विस्तृत चर्चा करूंगा। तो ये था हमारा बुध से। फिर से एक बार कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है, बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध। यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है, 88 दिनों में। यूनानी भाषा में सूर्य को क्या बोलते हैं, अपोलो। दिन में इसका तापमान 430 डिग्री सेल्सियस और रात में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी दिन और रात में तापमान का अंतर बुध पे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अगला ग्रह शुक्र, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, वेनस, VENUS। कहा जाता है कि यह पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला ग्रह है, यह पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला ग्रह है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। नजदीक होने के कारण क्या होता है, इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है।
साथ ही साथ सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह भी आपको कौन है? शुक्र है। गर्म ग्रह इस सेंस में इसे प्रेशर कुकर वाला भी ग्रह कहा जाता है। एक बार और याद रखिएगा, इसे प्रेशर कुकर वाला भी ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस ग्रह पर CO2 की अधिकता इतनी ज्यादा है जिसके कारण क्या हो जाता है कि एक गर्म ग्रह होता है। साथ ही साथ यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के बादल भी बने पाए जाते हैं। लेकिन अगर सूर्य की दूरी के के आधार पर पूछा जाए तो सूर्य से दूरी के आधार पर ये कितने क्रम में है? दूसरे क्रम में, यानी बुध से आपको बुध के तुरंत बाद। ठीक है, इसे भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा और शाम का तारा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यूनानी भाषा में भोर का तारा को हेस्पेरस और शाम के तारे को हम लोग, ठीक है, शाम के तारों को हेस्पेरस और जबकि भोर के तारों को हम लोग, ठीक है, कासफोरस कहते हैं। भोर के तारों को हम लोग क्या बोलते हैं? कासफोरस बोलते हैं। ठीक है, यूनानी भाषा में शुक्र को क्या है? कासफोरस, जिसका अर्थ होता है भोर का तारा। हेस्पेरस यानी जिसका अर्थ होता है शाम का तारा। ठीक है, यह सबसे गर्म ग्रह भी है और सबसे चमकीला ग्रह भी है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, पूछा जाता है सर्वाधिक चमकीला एवं सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो वो शुक्र है। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है? शुक्र है। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। भोर का तारा, शाम का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। ठीक है, ये इसे प्रेशर कुकर वाला भी ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ CO2 की अधिकता क्या है? बहुत ज्यादा है। ठीक है, शुक्र पर जो सर्वोच्च बिंदु है उसे मैक्सवेल कहा जाता है। ये प्रश्न पूछ सकता है, जैसे पृथ्वी का जो सर्वोच्च बिंदु है वो क्या है? माउंट एवरेस्ट है। पृथ्वी पर जो सर्वोच्च बिंदु है वो माउंट एवरेस्ट है। तो उसी तरह शुक्र पर जो सर्वोच्च बिंदु है मैक्सवेल है और इसी पर बीटा माउंटेन पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आ सकता है कि बीटा माउंटेन किस ग्रह पे पाया जाता है? तो शुक्र पे पाया जाता है। अब समझते हैं, इसका परिक्रमण काल 225 दिन होता है। यानी अब इसकी तुलना कीजिए, जैसे ये बुध क्या है? ये मान लिए सन है, तो बुध क्या है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने दिन में पूरा कर रहा था? 88 दिन में। तो वही आपको कह सकते हैं कि शुक्र है जो 225 दिन में शुक्र जो है 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। साथ ही साथ इसका घूर्णन काल जो होता है 243 दिन में। घूर्णन काल क्या हो गया? ठीक है, कि आपका जो अपने अक्ष पे घूमता है, जैसे मैंने ग्लोब में पिछले वीडियो में बताया था कि ग्लोब को आप ऐसे रखे हुए हैं और वो क्या होता है कि उसको ऐसे घुमाते हैं, तो वो क्या होता है? अपने अक्ष पे ही घूम रहा है, तो ही होता है क्या? घूर्णन काल। तो ये घूर्णन काल जो इसका होता है 243 दिन का होता है। सर्वाधिक लंबा दिन और सर्वाधिक रात भी कहा जाता है कि शुक्र ग्रह पे ही होता है। ठीक है, तो शुक्र ग्रह से आपको इतने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आशा कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि अगला चैप्टर आप ज्योग्राफी का कौन सा पढ़ना चाहते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी, जहाँ पे एक ऐसा ग्रह जहाँ पे जीवन संभव है, जहाँ पे जीने की कला यानी आदमी क्या, मनुष्य जी सकता है। पृथ्वी जिसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी क्या है, जल की अधिकता के कारण नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। आकार की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो ये 5वां ग्रह है। ठीक है, आकार यानी जो आपको कह सकते हैं सबसे बड़ा ग्रह पूछते हैं तो सबसे बड़ा ग्रह हम क्या बोलते हैं? बृहस्पति। तो आकार की दृष्टि से ये 5वां ग्रह है। ठीक है, साथ ही साथ ये अपने अक्ष पर क्या है कि 23.5 डिग्री झुका हुआ है। आप ग्लोब को भी देखे होंगे तो ग्लोब क्या होता है? इस तरह से आपको ऐसे गोल होता है और ये 23.5 डिग्री क्या होता है? झुका होता है। समझिए इस तरह से। ठीक है, तो ग्लोब ये जो क्या है, ये पृथ्वी जो है ये क्या है? 23.5 डिग्री क्या है? झुका हुआ है। ठीक है, इसे हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। मैंने बता ही चुका है पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का जो घूर्णन काल होता है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का होता है। घूर्णन यानी क्या? यानी फिर मैं बता रहा हूं, अपने अक्ष पर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिभ्रमण। जो क्या होता है कि अपने अक्ष पर इस तरह से, जो अपने अक्ष पर क्या हो रहा है? घूम रहा है। ये अपने अक्ष पर घूम रहा है। तो ये जो आपको इसका घूर्णन काल होता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। और जो दिन और रात की जो क्रिया होती है वो इसी गति से होती है। इसे घूर्णन गति भी बोलते हैं, परिभ्रमण गति भी बोलते हैं। और यहाँ सबसे ज्यादा आप लोग क्या है? कंफ्यूज होते हैं।
और एक होता है परिक्रमण गति। ये रोटेशन, परिभ्रमण का इंग्लिश क्या होता है? रोटेशन। इसका क्या होता है? रिवोल्यूशन, REVOLUTION, रिवोल्यूशन। ठीक है, तो पृथ्वी का जो परिक्रमण होता है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड होता है। इसे सौर वर्ष भी कहा जाता है। सौर वर्ष किस लिए? इसको समझिए। यानी जब पृथ्वी, ये मान लिए क्या है आपका, ये मान लिया आप इसको ऐसे, ये सूर्य मान लेते हैं। तो यानी जब पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर एक वर्ष में पूरा करती है तो इसे क्या बोलते हैं? यानी ये समय जो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट है, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सौर वर्ष। ठीक है, अब परिक्रमण गति के कारण ही क्या होता है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। जो ऋतु परिवर्तन होते हैं, ठीक है, वो किस गति के कारण होते हैं? परिक्रमण गति के कारण होते हैं। ठीक है, आप आशा कर रहा हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से समझिएगा। ठीक है, कि जब ये अपने अक्ष पर इस तरह से पृथ्वी घूमता है, ठीक है, तो इसके वजह से क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट एवं 4 सेकंड में पूरा करता है। ठीक है, परिक्रमण यानी जब सूर्य के चारों ओर घूमते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सौर वर्ष। ठीक है, ये 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। जो आप लोग जो लीप ईयर कहते हैं कि लीप ईयर कितना दिन का होता है? 366। और ऐसे आपका जो ये होता है, ये आपका क्या होता है? 365 दिन का। तो थोड़ा सा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, समझा जाए कि लीप ईयर जो होता है, ठीक है, आपका 365 दिन यानी इसको 5 घंटा 48 मिनट, यानी एक साल में जो सिंपल ईयर, देखिए ईयर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल ईयर और एक क्या होता है? LEAP, लीप ईयर। सिंपल ईयर और एक क्या होता है? लीप ईयर। तो सिंपल ईयर में क्या होता है कि 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में क्या होता है? 366 दिन होते हैं। ये कैसे 366 दिन होता है इसको समझिए। एक वर्ष में हम ये लिख सकते हैं 365 दिन, और चलिए एक अनुमान ले लेते हैं हम, इसको कितना है? 6 घंटा। ठीक है, तो ये 6 घंटा ले लेते हैं। यही पहला वर्ष में 6 घंटा, दूसरा वर्ष में भी 6 घंटा, तीसरा वर्ष में 6 घंटा, चौथा वर्ष में 6 घंटा। अगर 4 वर्ष में इसको जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा? 24 घंटा। 24 घंटा बराबर ये कितना हो जाता है? 1 दिन। यही 1 दिन क्या होता है? यहाँ जाके जुड़ जाता है तो 365 की क्या हो जाता है? 366 दिन लीप ईयर का हो जाता है। ठीक है, जिससे आपको रीजनिंग में, कैलेंडर में भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसी लीप ईयर में साल का पहला दिन सोमवार है, किसी लीप ईयर में साल का पहला दिन सोमवार है, तो उसी लीप ईयर में साल का अंतिम दिन कौन सा होगा? अगर आपको जानकारी है तो आप लोग नीचे दें, या जानकारी नहीं है तो आप लोग बताइए। मैं रीजनिंग में आपके लिए कैलेंडर चैप्टर का भी वीडियो बनाऊंगा। वीडियो क्या, लाइव आकर कैलेंडर पढ़ाऊंगा, जिसमें आप भी, मैं सवाल दूंगा, आप जवाब दीजिएगा, कमेंट से बताइएगा, ताकि हम दोनों क्या है? सीखेंगे। चलिए, तो ये था आपका क्या? सिंपल ईयर और लीप ईयर। अब बात करते हैं हाँ सर्वोच्च बिंदु। तो पृथ्वी का जो सर्वोच्च बिंदु है वो क्या है? माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि माउंट एवरेस्ट को आप लोग 2 नाम से जानते हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है? सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, जबकि तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है। चोमोलुंगमा, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। तिब्बती भाषा में, यानी तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा, जिसका अर्थ होता है तिब्बत में पर्वतों की रानी। ठीक है, अगर वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछा जाए तो वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है। 8,850 मीटर है। तो ये था तो पृथ्वी। अब पृथ्वी से 1-2 बिंदु आप लोग और समझिए। जैसे पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, कहा जाता है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से चक्कर लगाती है। यानी पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में क्या है? पृथ्वी कितना गति कर लेती है? 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए, एक चीज बराबर ये प्रश्न पूछा जाता है कि आपको, ये तो मैं आगे भी बताऊंगा आगे नेक्स्ट चैप्टर में, कि आपको कि सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटी रात कब होती है, सबसे बड़ा ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। जब पृथ्वी के बारे में बताऊंगा तो और भी बहुत अच्छे से बताऊंगा कि उत्तरी गोलार्ध का क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है। ठीक है, तो वो सारे बिंदुओं पर मैं आगे भी चर्चा करूंगा। चलिए, पृथ्वी के बाद हम लोग बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह की क्या विशेषता है?
मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अब प्रश्न है लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि मंगल ग्रह पे कहा जाता है, मंगल ग्रह पे ठीक है आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, इस कारण वहाँ की मिट्टी कहा जाता है लाल होता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इसीलिए इसका कलर मैंने लाल भी रखा है। ठीक है, लाल ग्रह। और मंगल पे ये भी कहा जाता है कि मंगल पे क्या है, पानी भी पाया जा रहा है। मंगल पे के लिए अमेरिका क्या कर रहा है, कह रहा है कि मंगल पे जीवन संभव है। ठीक है, लेकिन अमेरिका में और भारत में क्या है, बहुत अंतर है। अमेरिका जो है वो मंगल पे जीवन खोजता है और हम लोग जो है जीवन में मंगल खोजते हैं। बोलते हैं ना आपका जीवन मंगलमय हो, तो वही मंगलमय। और इस कोरोना काल में तो आपका जीवन और भी मंगलमय होना चाहिए। अब बात करते हैं आकार की दृष्टि से, तो आकार की दृष्टि से ये इसका स्थान 7वां है, लेकिन अगर सूर्य के दूरी की दृष्टि से देखें तो इसका स्थान कैमा है, 4था है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए सूर्य के सबसे नजदीक बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी और उसके बाद मंगल। ठीक है, तो सूर्य से दूरी के अनुसार इसका स्थान कैमा है, 4था। कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट बना के रखें कि कैसे है। यानी मैंने इसलिए ऐसे बनाया कि ये इस तरह से क्या करते हैं, सभी ग्रह सूर्य का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अभी मैं इसकी भी चर्चा करूंगा। इस तरह से सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब बात करते हैं यह सूर्य की परिक्रमा जो है जो 687 ठीक है 687 दिन में पूरा करता है। यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है, 687 डेज में पूरा करता है। जबकि यह दूरी पर, अपनी दूरी पर 24.6 घंटे में क्या करता है, पूरा करता है। यानी अपने अक्ष पर, एक्सिस पे, जो मैंने बताया था, आप लोग बार बार कंफ्यूज मत होइएगा। परिक्रमण और परिभ्रमण एकदम अच्छा से समझिएगा, रोटेशन और रिवोल्यूशन। चलिए, तो ये अपने अक्ष पर जो क्या है, देखिए जैसे क्या है, पृथ्वी भी क्या है, अपने अक्ष पर एक बार में क्या है, 24 घंटे में अमूमन है कि नहीं, दोनों समान है। ऐसा इसलिए कि जिस प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसी प्रकार ठीक है मंगल भी अपने अक्ष पर 25 डिग्री, कुछ किताब 23.5 और 24 भी देते हैं, तो इस पे मत आप कंफ्यूज होइएगा। तो यह भी अपने अक्ष पर 25 डिग्री क्या है, झुका हुआ है। इसी कारण पृथ्वी पर जैसे ऋतु परिवर्तन होते हैं और पृथ्वी पर जैसे दिन और रात होते हैं, उसी तरह मंगल पे भी दिन और रात और ऋतु परिवर्तन होते हैं। किसके कारण, अपने अक्ष पे झुके होने के कारण। यानी ये याद रखिएगा कि प्रश्न पूछता है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के समान झुकी हुई है, तो कौन सा है, मंगल। और इसी कारण वहां पे ऋतु परिवर्तन भी होते हैं और दिन और रात भी होते हैं। उपग्रह की बात करते हैं तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस तथा डिमोस। डिमोस जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ये बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोग एकदम ध्यान से इसको पढ़िएगा कि फोबोस तथा डिमोस किसके उपग्रह है, तो किसके उपग्रह है, मंगल के उपग्रह है। साथ ही साथ सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है उसका नाम है ओलंपस मोन्स, यानी उसे कहीं कहीं ओलंपस मेसी भी लिखता है। ठीक है, ओलंपस मोन्स है जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और ये किस ग्रह पे स्थित है, मंगल ग्रह पे स्थित है। पृथ्वी पर भी ज्वालामुखी है ना, तो आप लोग बताइए कि हाल ही में पृथ्वी पर कौन सा सबसे गर्म और ऊंचा ज्वालामुखी खोजा गया, आंसर बताइएगा। अब बात करते हैं मंगल पर सबसे ऊंचे पर्वत की। मंगल पर जो सबसे ऊंचा पर्वत है उस पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया कहा जाता है। यह माउंट एवरेस्ट जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर है उससे भी 3 गुना क्या है, ऊंचा है। समझिए, निक्स ओलंपिया, ये प्रश्न बराबर आता है, एकदम याद रखिएगा। निक्स ओलंपिया क्या है, तो मंगल पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है, निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। चलिए, ये तो हो गया मंगल। अब बात करते हैं बृहस्पति की। लेकिन आप लोग गौर कीजिए कि मंगल और बृहस्पति के बीच में मैंने एक क्या है, इस तरह का लाइन खींचा है। इसे हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह, क्षुद्र ग्रह। बराबर ये प्रश्न होता है, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह क्या है, मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। एक तरह से ये क्या है, धूल कणों और छोटे छोटे कणों की क्या है, एक पट्टी होती है, जिसे क्या है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा करके प्रश्न यही पूछा जाते हैं कि कौन सा ग्रह जो है जो मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है, तो कौन सा ग्रह, क्षुद्र ग्रह। अब बात करते हैं बृहस्पति, जुपिटर, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा, सबसे भारी
एवं सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला घूमने वाला ग्रह है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। ठीक है, सबसे तेज गति से क्या है? ये घूमने वाला ग्रह है। कहा जाता है ये परिक्रमा यानी ये सूर्य की जो परिक्रमा है वो 12 वर्षों में पूरा करती है। ये सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरा करती है? 12 वर्षों में। और ये आपको अपने अक्ष पर 9.56 मिनट में क्या करती है? ठीक है, अपने एक्सिस पे 9.56 मिनट में एक बार घूमती है। इसका बृहस्पति का उपग्रह का नाम है एक गैनीमेड। ठीक है, ऐसे तो अगर अभी देखिएगा ये बराबर कंफ्यूजन रहता है कि किस ग्रह का उपग्रह सबसे ज्यादा है। इसमें रेस में रहता है उपग्रह बृहस्पति और शनि। कुछ किताब में आपको बृहस्पति देगा, कुछ किताब में आपको शनि देगा, लेकिन अगर वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में शनि ग्रह की उपग्रह की संख्या सबसे ज्यादा है, 82 हो गई है। ठीक है आपको, लेकिन आप लोग अगर पुराने एडिशन की किताब पढ़िएगा तो कभी शनि देगा, कभी बृहस्पति देगा, लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में सबसे ज्यादा ग्रह किस उपग्रह के हैं? तो शनि के हैं। वर्तमान में बृहस्पति के कुल उपग्रह की संख्या क्या है? 79 है। ठीक है, और आपको ये भी जानना है इसका एक प्रमुख उपग्रह कौन है? गैनीमेड है, जो कहा जाता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। गैनीमेड क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है इसका। ठीक है, अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की थी? गैलीलियो में। ये चीज बहुत सारे बुक में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इसको याद कीजिएगा। बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है, अपनी आकार के कारण बोला जाता है इसे लघु सौर तंत्र यानी स्मॉल सोलर सिस्टम आप इसे बोल सकते हैं। इसे लघु सौर तंत्र कहा जाता है। साथ ही साथ इसे मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है कि किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। वर्तमान में इसकी अगर कुल उपग्रह की संख्या पूछा जाए तो इसकी कुल उपग्रह की संख्या क्या है? 79 है। अब आता है जूनो। जूनो क्या है? तो नासा ने बृहस्पति के अध्ययन के लिए एक अंतरिक्ष यान भेजा था, उसी का नाम क्या दिया गया? जूनो। तो जूनो क्या है? नासा के द्वारा छोड़ा गया क्या है, यानी बृहस्पति के अध्ययन के लिए छोड़ा गया क्या है? एक अंतरिक्ष यान है जिसका नाम क्या दिया गया? जूनो। बृहस्पति ग्रह पर मुख्य रूप से, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसे गैस पाए जाते हैं। ठीक है, बृहस्पति ग्रह पर कौन कौन से गैस की अधिकता ज्यादा है? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया जैसे गैसों की प्रधानता है। तो ये हो गया बृहस्पति। अब बात करते हैं शनि। आपको एक बात और ध्यान देना है कि मैंने इन चारों ग्रह को आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट बताया था। ठीक है, और इन चारों ग्रह को मैंने क्या बताया था? बाह्य ग्रह। ठीक है, आपको अंतर भी बताया था कि फिर से मैं बताता हूं, आकार की दृष्टि से ये बड़े होते हैं, आकार की दृष्टि से ये छोटे होते हैं। सूर्य से नजदीक होने के कारण ये गर्म होते हैं, सूर्य से दूरी होने के कारण ये क्या होते हैं? ज्यादा ठंडे होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं शनि की। सैटर्न आकार में ये दूसरा होता है, यानी बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तो वो कौन है? आपका शनि है। अगर सूर्य से दूरी के आधार पर देखा जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी सूर्य से दूरी के आधार पर इसकी कर्मानुसार अगर पूछा जाए तो कैमा है? छठा है। ठीक है, शनि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। वलय यानी इस तरह से क्या होता है? एक वलय पाए जाते हैं जिसकी संख्या कितनी है? 7 है। वर्तमान में शनि की जो आपको उपग्रह की संख्या कितनी है? 82 हो गई है। अगर प्रश्न आपका पूछे कि सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन है तो वर्तमान में वो कौन होगा? शनि होगा। टाइटन इसका सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है। ठीक है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। अब बात करते हैं शनि के घूर्णन काल की। यह क्या है? घूर्णन यानी ये शनि जो है अपने अक्ष पर 10.40 मिनट में क्या करता है कि एक घूर्णन पूरा कर लेता है। यहाँ पर याद रखिएगा, बृहस्पति जो है 9.56 मिनट में करता है और शनि 10.40 मिनट में। ठीक है, इसका जो परिक्रमण है वो 29 वर्ष का होता है, यानी परिक्रमण 29 वर्ष का कहने का मतलब है क्या है? यह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है? 29 वर्ष लेता है। ठीक है, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, शनि अंतिम ग्रह है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, यानी शनि अंतिम ग्रह है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं। बाकी जितने ग्रह हम उसे नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब पूछने का कि हम लोग कैसे देखेगा, तो वो मदद से
किसी के यंत्र की मदद से। ठीक है, अब बात करते हैं शनि का उपनाम। कौन कौन से उपनाम से पूछा जाता है? उपनाम में बहुत सारा कंफ्यूजन क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए उपनाम सबका याद रखिए। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है, गर्म ग्रह किसे कहा जाता है, चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है, मैं बता ही रहा हूँ, आप लोग नोट्स अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं शनि की। शनि को रोमन कृषि का देवता कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, शनि को रोमन कृषि का देवता कहा जाता है। साथ ही साथ इसे बृहस्पति का पिता भी कहा जाता है। बृहस्पति का पिता कहा जाता है। साथ ही साथ इसे गैसों का गोला भी कहा जाता है। बृहस्पति के समान ही इसमें भी हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, मीथेन एवं अमोनिया गैसों की प्रधानता होती है। ठीक है, सबसे बड़ी एक बात और, इसका एक फोबे नामक उपग्रह है। ठीक है, जो विपरीत दिशा में क्या करता है, घूमता है। ठीक है, जितने भी उपग्रह उसके क्या है, ये विपरीत दिशा में, ठीक है, घूमता है। तो अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं बुध ग्रह की, शुक्र ग्रह की, पृथ्वी ग्रह की, मंगल ग्रह की, बृहस्पति ग्रह की, शनि ग्रह की। अब बात करते हैं अरुण और वरुण, जो 2 ग्रह बचे हैं वो। उसके बाद बात करते हैं, हम लोग करेंगे प्लूटो की। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे चंद्रमा की उपग्रह, जो चंद्रमा, पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह कौन है, वो कौन है, चंद्रमा। यानी इसके बाद हम लोग बात करेंगे चंद्रमा की। आज ये चैप्टर आपको आज पूरा खत्म करना है। ठीक है, और अच्छे से नोट्स बनाता है। मेरे विद्यालय की बच्चियों ने भी बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बना के मेरे व्हाट्सएप पे सेंड किया है। ठीक है, आप भी अच्छे से पढ़िए। ठीक है, मेरा जो आज ये दिन देख रहे हैं, तो ये जो मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जिससे आज कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे भी लाभान्वित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं श्रेय जाता है जो हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल है, सर का जाता है। और मैंने विद्यालय की बच्चियों के लिए ये अभियान शुरू किया था, और आज अभियान से लगभग 250 बच्चे, 300 बच्चे होने जा रहे हैं, जिसे मैं देखता हूँ तो बहुत ही खुशी महसूस होता है। ठीक है, यानी आप ही की तरह कभी हम भी आए थे इस वीराने में, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। तो आप लोग को देखते हैं तो बहुत खुशी होता है। इसलिए आप लोग एकदम मन से पढ़िए, मैं मन से आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। चलिए अब बात करते हैं अरुण की। अरुण ग्रह, शनि ग्रह के बाद अब बात करते हैं अरुण, यूरेनस की। देखिए, अरुण और वरुण में बराबर कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमेशा याद रखेगा। आपका हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर क्या होता है, अ, तो आ से अरुण, आ के बाद ही क्या आता है, वा, तो वा से वरुण। इसलिए हमेशा याद रखेगा अरुण और वरुण। ठीक है, अरुण का इंग्लिश क्या होता है, यूरेनस। चलिए इसकी बात करते हैं, इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। तो अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्सले ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी, विलियम हर्सले ने की थी। साथ ही साथ यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। मैंने पहले भी बताया था कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो बाह्य ग्रह होते हैं, आउटर प्लैनेट होते हैं, वो आकृति में, आकार में बड़े होते हैं, जबकि इनर प्लैनेट आकार में छोटे होते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 87 वर्ष में पूरा करते हैं। जैसे जैसे ग्रह की दूरी बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे यह सूर्य की परिक्रमा की दूरी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है, तो अमूमन जो सबसे ज्यादा दूर है वही करेगा, वरुण करेगा। ठीक है, तो ये सूर्य की परिक्रमा 87 वर्ष में पूरा करता है। इसके उपग्रह की संख्या कितनी है, 27 है। ठीक है, अरुण का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम टाइटेनिया है। देखिए, अरुण और वरुण के उपग्रह में थोड़ा सा ये कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद रखिएगा अरुण का जो सबसे बड़ा उपग्रह उसका नाम टाइटेनिया है, जबकि वरुण का जो सबसे बड़ा प्रमुख उपग्रह है उसका नाम ट्रिटॉन है। तो ये टाइटेनिया, वो ट्रिटॉन। टाइटैनिक से याद कर लीजिएगा, टाइटैनिक बड़ा जहाज था, तो टाइटैनिक से क्या बन गया, टाइटेनिया, जो किसका सबसे बड़ा उपग्रह है, अरुण का। उसके बाद जिस प्रकार मैंने बताया था कि शनि ग्रह में चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, 7 छल्ले थे शनि में, तो अरुण के चारों ओर भी वलय पाए जाते हैं, जिसे रिंग कहा जाता है। इसमें रिंग की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आपका सबसे ज्यादा पूछता है, ठीक है, इधर से आपका शुक्र और इधर से आपका अरुण, यानी 2 ऐसे ग्रह हैं जो अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। पूरब से पश्चिम की ओर कह सकते हैं इसको आप लोग CLOCKWISE, क्लॉकवाइज। रीजनिंग में आप पढ़े होंगे, जब आप घड़ी की सुई की दिशा की ओर ऐसे घूमते हैं तो ये दिशा जो होता है वो क्या कहलाता है, क्लॉकवाइज। ठीक है, और बाकी जितने भी ग्रह है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, यानी जो उनका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत
दिशा में, उसे क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बराबर पूछता है कि कौन से दो ग्रह हैं जो कहा जाता है अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो कौन से हैं, एक तो आपका अरुण हो गया और एक आपका शुक्र हो गया। अगर मैंने शुक्र में ये पॉइंट नहीं बताया होगा तो आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो अरुण में होता है वो सूर्योदय जो होता है पश्चिम दिशा में होता है और सूर्यास्त जो होता है वो पूरब दिशा में होता है, जैसा कि पृथ्वी पर क्या होता है, ठीक इसके विपरीत होता है, ठीक है। अरुण को हम लोग लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव थोड़ा सा ज्यादा है। अक्षीय झुकाव ज्यादा होने के कारण इसे हम लोग लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ठीक है। मीथेन गैस की अधिकता के कारण है, यानी इस ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता क्या है, ज्यादा होती है। इस कारण इस ग्रह को हम लोग, या इसका रंग जो होता है वो नीला हरा होता है, ठीक है। तो ये थे आपके अरुण के महत्वपूर्ण बिंदु। खोज किसने की थी, विलियम हर्शले ने। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, सूर्य की परिक्रमा 87 वर्ष में। साथ ही साथ अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। अरुण के चारों ओर क्या वलय पाए जाते हैं, वलय की संख्या कितनी है, 5 है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अरुण एवं शुक्र अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जबकि जितने भी ग्रह है वो क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। अरुण को कौन सा ग्रह कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अब बात करते हैं वरुण, नेपच्यून की। वरुण नेपच्यून की, यह आकार में चौथा स्थान रखता है। और साथ ही साथ अगर सूर्य के दूरी पर पूछें तो सूर्य से दूरी के आधार पे ये कैमा स्थान है, 8वां स्थान है। सूर्य से दूरी के आधार पे ये कैमा स्थान है, 8वां। अगर अरुण की बात करते हैं सूर्य की दूरी के स्थान पे तो ये 7वां। अगर आप लोग ये फिगर अपने माइंड में रख लीजिए तो सूर्य से दूरी के आधार पर या किसी भी ग्रह, प्रश्न आजकल का प्रश्न ऐसे भी क्रिएट हो रहा है कि जैसे पूछ देगा बृहस्पति किन दो ग्रह के बीच है, तो बृहस्पति किन दो ग्रह के बीच है, शनि के बीच और मंगल के बीच है, ठीक है। पूछ दिया शनि किन दो ग्रह के बीच है, बृहस्पति और अरुण के बीच है। तो ट्रिक कुछ नहीं काम करेगा, बस आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बना लीजिए, फिगर अपने माइंड में रख लीजिए, ठीक है, कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल इनर ग्रह, ठीक है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण आउटर ग्रह। ऐसे आप लोग क्या बिल्कुल याद रखिएगा। तो पृथ्वी से आपको दूरी के क्रम में इसका स्थान कैमा है, 8वां है। यह सूर्य की परिक्रमा 162 वर्ष में पूरा करती है, जो सबसे ज्यादा समय लेता है। सबसे ज्यादा समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है, वरुण है। इस ग्रह की खोज जॉन गाले ने की थी। इस ग्रह की खोज जॉन गाले ने की थी। अब मैंने पहले भी बताया था कि चूंकि ये सूर्य से बहुत दूर है, इसलिए क्या है, यहाँ ठंडक क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए इसे यह सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। सौर मंडल का सर्वाधिक क्या है, ठंडा ग्रह है, जिसके उपग्रह की संख्या कितना है, 14 है। साथ ही साथ जो इसका प्रमुख उपग्रह है उसका नाम ट्रिटॉन है। उसका नाम क्या है, ट्रिटॉन है। तो ये थे हमारे 8 उपग्रह। आशा करता हूं कि 8 उपग्रह का जितना भी आपको डाटा मैंने दिया है आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा और लिखिएगा। अब चलिए बात करते हैं प्लूटो की, जिसे अब बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। 2006 के पहले तो ये ग्रह की श्रेणी में आया था, लेकिन आखिर 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तो इसके पीछे खगोलविदों का तर्क है कि प्लूटो जो है, प्लूटो का आकार क्या है, छोटा है, इससे तो ज्यादा बड़े बड़े आकार के उपग्रह ही हैं। साथ ही साथ इसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी बहुत कम है, जो कि एक ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। साथ ही साथ कहा जाता है यह नेपच्यून के कक्षा को भी क्या है, काटता था, जबकि ग्रह का डिफिनेशन कि वो किसी दूसरे की कक्षा को ना काटे, वो अपने कक्षा पर क्या करे, पूरे मतलब कि घूमे, अपने कक्षा पर चक्कर लगा। तो जिसके कारण प्लूटो को जो है उसे प्लूटो, जिसे हिंदी में यम भी कहा जाता है, प्लूटो को कहा जाता है कि बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया, ठीक है। इसकी खोज 1930 में क्लाइड टॉमबैग ने की थी। ये प्रश्न आ सकता है, आता भी है कि प्लूटो को किसने खोज की थी, क्लाइड टॉमबैग ने की थी। यह सूर्य का चक्कर 248 वर्ष में लगाता है। सूर्य का चक्कर कितना वर्ष में लगाता है, 248 में। मैंने अभी बताया कि ये वरुण यानी नेपच्यून की कक्षा को क्या कर देता है, काट देता है। साथ ही साथ और भी कुछ छोटे या बौने उपग्रह है, बौने ग्रह है जिनका नाम निम्नलिखित है, सेरस, होमिया, मेकमेक, हिरिस, बौने ग्रह के क्या है, उदाहरण है। तो ये जो 5 ग्रह होते हैं ये क्या है, बौने ग्रह के उदाहरण है। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की। मैंने बताया था चंद्रमा से भी क्वेश्चन आते हैं, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। अब प्रश्न आता है उपग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं। तो जो ग्रह का चक्कर लगाने के साथ साथ सूर्य का भी क्या लगे, चक्कर लगाए, और जो क्या हो कि निकटतम तारा से, ठीक है, अपना रोशनी ग्रहण करे, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उपग्रह कह सकते हैं।
तो चंद्रमा, सबसे पहला चीज प्रश्न पूछता है या इंपॉर्टेंट बात है, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चंद्रमा का अध्ययन SELENOGRAPHY सेलेनोग्राफी कहलाता है। कहीं कहीं एग्जाम में सेलेनोलॉजी ही देता है, एक चीज हुआ सेलेनोग्राफी या सेलेनोलॉजी। तो आप लोग बताइए डेमोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? डेमोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट में लिखें। कमेंट करने में कंजूसी ना करें, कृपया कर जैसा भी वीडियो लगे, अच्छा लगे तो अच्छा लिखें, अगर खराब लग रहा है तो खराब भी लिखें, ठीक है, ताकि मैं क्या वो खराब से क्या हुआ मैं ज़्यादा ये प्रोत्साहित होऊंगा और लिखूंगा, सोचूंगा कि आखिर क्यों क्या इसके पीछे कारण है, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधारूंगा। चंद्रमा, चंद्रमा पर क्या होता है? वायुमंडल अनुपस्थित होता है। इसके क्या कारण है? तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है, इसके कारण क्या होता है? वहाँ पे वायुमंडल का अभाव है। साथ ही साथ एक बार और आप लोग जानिएगा कि अगर चंद्रमा पर किसी व्यक्ति को, अगर हम उतनी दूरी पर, एक प्रश्न आता है कि चंद्रमा पर आप 6 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर आपको रखिएगा कि आपकी आवाज़, उसकी आवाज़ सुनाई दे? तो जान लीजिए ध्वनि के लिए क्या है? माध्यम की आवश्यकता होती है। तो अगर चंद्रमा पर माध्यम ही नहीं रहेगा तो हमारी ध्वनि पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी, यानी चंद्रमा पर आप एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। ये बात आपको क्या है? ध्यान रखना है, ठीक है। तो चाहे चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण हम चंद्रमा पर ध्वनि यानी एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि माध्यम नहीं है। चंद्रमा का परिक्रमण और परिभ्रमण जो होता है वो 27 दिन का होता है। ये चंद्रमा ही एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका परिक्रमण और परिभ्रमण क्या होता है? बराबर होता है। कुछ किताब आपको 29 दिन भी देते हैं, ठीक है। मैं हमेशा जो ये डाटा होता है प्रेफर करता हूँ कि NCERT बुक या ऑथेंटिक बुक से ही आपको बताऊँ, ठीक है, ताकि क्या हो आपको डाटा अच्छे से मिलता रहे। तो ये परिक्रमण और परिभ्रमण कितने दिन का होता है? 27 दिन का होता है। पृथ्वी से हम चंद्रमा का 59% भाग देख सकते हैं। 59 यानी 59% भाग ही देख सकते हैं। कुछ बुक 57% भी लिखते हैं, लेकिन आपको क्या मानना है? 59% भाग क्या है? पृथ्वी से हमें चंद्रमा का दिखाई देता है, ठीक है। अब चंद्रमा पर एक जगह है जिसे शांति सागर या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। क्या शांत सागर क्या होता है? शांति सागर, ठीक है। तो कहा जाता है कि शांत सागर एक क्या है? ब्लैक स्पॉट भी है, या कह सकते हैं कि जब नील आर्मस्ट्रांग, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन, ठीक है। 3 व्यक्ति गए थे, लेकिन चंद्रमा पर कदम 2 ही व्यक्तियों ने रखा था, नील आर्मस्ट्रांग और दूसरे व्यक्ति कौन थे? एडविन एल्ड्रिन। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 से गए थे। ये भी प्रश्न पूछता है किस यान से गए थे? अपोलो 11 से गए थे। अपोलो 11 से गए थे, और जिस जगह पर उन्होंने पहली बार पैर रखा उसे ही कुछ भूगोलवेत्ता सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्या है ये चंद्रमा पर जो स्पॉट है उसे भी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांत सागर कहा जाता है। अब बात करते हैं सुपर मून और ब्लू मून की। सुपर मून किसे कहा जाता है? ब्लू मून किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये अच्छे समझिएगा। यानी जब ये पृथ्वी हो गया और चंद्रमा क्या है? पृथ्वी के चारों ओर क्या करती है? चक्कर लगाती है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी के जब नजदीक पहुंच जाती है तो इस घटना को सुपर मून कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि चंद्रमा की रोशनी सबसे ज्यादा पृथ्वी को मिलती है, और चंद्रमा हमें क्या है? पूरी तरह से कहा जाता है कि गोल दिखाई देता है, जिसे सुपर मून और इसे पैरोजी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? पैरोजी भी कहा जाता है। और चंद्रमा कहा जाता है जब परिक्रमण यानी पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए, ठीक है, जब दूर स्थित होती है तो उसे अपोजी कहा जाता है, ठीक है। जब दूर स्थित हो तो अपोजी, और जब नजदीक स्थित हो तो पेरोजी, ठीक है। इसे सुपर मून भी कहते हैं। और ब्लू मून किसे कहते हैं? जब एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि ब्लू मून किसे कहा जाता है, तो जब एक कैलेंडर महीने में 2 पूर्णिमा पड़ जाए तो उसे क्या कहा जाता है? ब्लू मून कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब एक कैलेंडर महीने में 2 पूर्णिमा पड़े तो उसे ब्लू मून कहा जाता है। पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। चंद्र ग्रहण जब भी लगेगा तो कैसे लगेगा? पूर्णिमा को ही लगेगा, ठीक है। तो हो गया चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यानी कह सकते हैं आप लोग ग्रेविटेशनल फोर्स, वो पृथ्वी का 1/6 भाग होता है। जैसे मान लीजिए अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन, यानी आप ही का वजन, आप ही का वजन मान लीजिए 60 kg है, और चंद्रमा पर आप जाइएगा तो आपका वजन कितना हो जाएगा? तो देख लीजिए आपका वजन कितना हो जाएगा। यानी चंद्रमा आपका वजन 60 kg है, तो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना हो जाता है? 1/6, यानी 60/6, यानी
चंद्रमा पर आपका वजन कितना हो जाएगा 10 केजी। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछ चुका है कि चंद्रमा पर, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का कितना होता है, तो 1/6 होता है। ठीक है, तो ये थे आपको क्या है ग्रह और उपग्रह के बारे में जानकारी। अब दो पॉइंट और जो एग्जाम में यदा कदा आते रहते हैं, जरा मैं उस पर भी चर्चा कर लेता हूं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखता हूं, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और मैं जिक्र करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी, जिससे यदा कदा क्वेश्चन आते हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है? तो पृथ्वी से सूर्य के बाद, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, पृथ्वी से सूर्य के बाद सबसे नजदीक का जो तारा है, सबसे नजदीक का जो तारा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ठीक है, उल्का। उल्का किसे कहते हैं? उल्का किसे कहते हैं? अभी हाल ही में न्यूज आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी की ओर आ रहा है जो पृथ्वी से टकराएगा। तो देखिए चर्चा करते हैं उल्का पिंड, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम लोग METEORS मेटोर्स कहते हैं। उल्का पिंड किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड में तीव्र गति से घूमने वाले कण, ठीक है, ब्रह्मांड में तीव्र गति से घूमने वाले कण को हम लोग क्या बोलते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, और यही जब ये ब्रह्मांड में तीव्र गति से, पहले पिंड नहीं समझिए, पहले आप उल्का समझिए। तो ब्रह्मांड में तीव्र गति से घूमने वाले जो कण होते हैं उसे क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं। लेकिन जब यही उल्का पृथ्वी की ओर आते हैं तो वायुमंडल के संपर्क में आने से पहले ही क्या होते हैं, जल जाते हैं। लेकिन कुछ उल्का ऐसे भी होते हैं जो जब पूरी तरह जल नहीं पाते हैं और पृथ्वी पर आके गिरते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उल्का पिंड बोलते हैं। उल्का पिंड होता है कहते हैं। जैसे आप लोनार झील, आप लोग को पता है लोनार झील कहाँ है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र का जो लोनार झील है वो उल्का पिंड के कारण ही निर्मित हुआ है। यानी एक बहुत बड़ा उल्का पिंड उस जगह पे गिरा और वहीं पर महाराष्ट्र में क्या हुआ, लोनार झील क्या हुआ, बन गया। तो ये आप समझ गए उल्का किसे कहते हैं, उल्का पिंड किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सौरमंडल का क्लास। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया कर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी हमें बताएं कि अगला टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि जितने भी बच्चे जो अभी मैट्रिक पास करके 11 में गए हैं, जो 11 पास करके कंपटीशन की तैयारी करने की शुरुआत कर रहे हैं, उन सभी में शेयर कीजिए ताकि उनको क्या है, इस लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँच सके। ठीक है, और मेरा मनोबल भी बढ़ सके। आप मेरा मनोबल अगर बढ़ेगा तो मैं फिर आपके लिए और सप्ताह में 4 या 5 वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तब तक आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब पढ़िए। क्यों? क्योंकि यही पढ़ाई आपको फिर बहुत बड़ी ऊंचाई तक लेकर जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।